सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। साथ साथ प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी। नाज़रीन, बात करेंगे साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला जारी कर दिया है, जो 2-1 की अक्सरियत से जारी किया गया है। तफसीली फैसला 169 सफ़ात पर मुश्तमिल है और केस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस वकार अहमद सेठ ने यह कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को 5 बार सजाए मौत दी जाए और अगर वो फांसी से कबल इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक पर लटकाया जाए। लेकिन एक एंकर की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ देने वाले जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लगाई साहब, एंकर ये सवाल उठा रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के आइन शिकनी के इकदाम के साथ सियासतदान भी तो शामिल थे, उनका कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? मेरे ख्याल में सवाल तो बहुत अहम है और ये कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जब एक इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी को इमरजेंसी प्लस कहकर लगाया गया था और इमरजेंसी लगाई गई थी आर्मी चीफ की तरफ से। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस इमरजेंसी के जो ऐलान किया था उसमें कहा था कि वो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, सदर ममलिकत के तौर पर नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर ये इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। तो लेकिन असल मामला तो वो है कि इससे पहले आइन को तोड़ा जाता रहा, इससे पहले आइन शिकनी होती रही है। इससे पहले जनरल अयूब खान या उससे पहले जब इसको कानून साज आइन साज असम्बली को तोड़ा गया उस वक्त भी आइन शिकनी हुई। जब अयूब खान ने मार्शल लगाया तो उस वक्त भी आइन शिकनी हुई। जब उसके बाद जनरल याहिया ने मार्शल लगाया उस वक्त भी आइन शिकनी हुई। जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया उस वक्त भी आइन शिकनी हुई। जब परवेज़ मुशर्रफ ने पहली मरतबा मार्शल लगाया उस वक्त भी आइन शिकनी हुई। अगर आइन शिकनी का जो हाई ट्रीजन है अगर वो इन्फोर्स होता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर तो ज़ियाउल हक को भी ले लेना। और ज़ियाउल हक ने कैसे मार्शल लगा उसको ने, फिर उसको कोर्ट्स ने कैसे एंटिमिनिटी दी, कैसे कोर्ट्स ने कहा कि जी ठीक है आपने मार्शल लगा लिया, सुभान अल्लाह, नजरिया ज़रूरत के तहत आपका ये एकदम जायज़ है, और उन्होंने उसको जायज़ करार दिया। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया। ये भी कोर्ट की तरफ से हुआ, तो फिर वो भी आएंगी। फिर जिन अरकान पार्लियामेंट ने उस मार्शल्ला को वैलिडेट किया और उस मार्शल्ला को 8वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो सारे के सारे भी आएंगे इस लपेट में। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब मार्शल लगाया पहली दफा जब टेक ओवर किया तो उस वक्त तो 6 जजेस ने इनकार कर दिया था हल्फ उठाने से। उन्होंने कहा हम पीसीओ के तहत हम हल्फ नहीं उठाते। जिनने हल्फ उठाया अब वो जो है हीरो बनकर सामने खड़े हुए हैं इस वक्त, जनाब इफ्तार चौधरी साहब ने मार्शल्ला को वैलिडेट मिलिट्री टेक ओवर को वैलिडेट किया था। और उसके बाद जो उनके दौर की अदलिया थी, जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने इसको वैलिडेट किया था, इंडोर्स किया था मार्शल्ला को, और जनरल मुशर्रफ को अख्तियार दिया था कि वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। और फिर 17वीं तरमीम में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो 17वीं तरमीम पर दस्तखत करने वाले और उससे पहले जिस कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को के मार्शल्ला को या टेक ओवर को इंडोर्स किया था उन सबको, और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्ला को इंडोर्स करने वाले, उन्हें वैलिडेट करने वाले और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, इन सब के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस चाहिए। सिर्फ ये क्या कि आप एक इमरजेंसी पर जो है हाई ट्रीजन का केस बनाएं। लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो लोग काम कर रहे थे आज वो उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, कौन उनमें से कौन आएगा बचाने के लिए? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि ये जो इमरजेंसी लगाई थी 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उन्होंने इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में जो प्रोक्लेम किया था उन्होंने, उसमें ही ये कहा था कि वो इस आर्डर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं।
तो उस वक्त तो जो सिविलियन सेटअप था वो एक तरफ हो गया था। उसकी जिम्मेदारी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ली थी कि मैं नाफिज कर रहा हूं बतौर आर्मी चीफ के, बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो अब क्या ऐसी सूरत हाल में वो उनके हो सकते हैं? ये नहीं मुझे मालूम कि उनने अटॉर्नी जनरल से एडवाइस ली थी या नहीं ली थी, और उससे पहले जो है उन्होंने मिलिट्री की कौन सी ब्रांच से मशवरा किया था, क्योंकि मिलिट्री के आर्मी चीफ के तौर पर उन्होंने टेक ओवर किया था। तो उन्होंने जहां जहां मुशावरत की होगी, जिसने उसको सपोर्ट किया होगा, अगर उनके बारे में बात की जाएगी तो शायद बात की जा सके। लेकिन ये कि जब वो बतौर आर्मी चीफ टेक ओवर कर रहे हैं तो बाकी लोग जो हैं उनको कैसे शामिल करेंगे आप? सही। अच्छा लगारी साहब, अभी तक जो फैसला आया है उसमें सारा जोर जो है वो पैरा 66 के ऊपर ही है। अगर हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किया जाता है तो ये इकदाम फैसले पर क्या असरात लेकर आएगा? मेरे ख्याल में अब तो खत्म हो गई ना बात। अब तो हुकूमत ने तय कर दिया है कि वो जुडिशल रेफरेंस नहीं दायर कर रहे हैं, और हुकूमत ने और वजीर आजम ने और उनकी काबीना के अरकान ने यही राय दी है कि वो जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस में नहीं दायर करेंगे। तो अगर रेफरेंस दायर नहीं हो रहा है अब तो सवाल ही वो हो गया, बेमहल हो गया। ठीक है, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। हुकूमती मौकिफ सामने आ गया। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उस दिन हुकूमती मौकिफ जो सामने आया वो पूरा फैसला पड़े बगैर ही सामने आया था। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। लगारी साहब, वजीर कानून बगैर पूरे फैसले को सुने कोई भी बयान दे देते हैं। खुद मुकदमे के वकील रहने के बावजूद इतनी लाइल्मी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो जल्दबाजी में वो रिएक्शन आया, हर तरफ से रिएक्शन आया। सिर्फ ये नहीं कि वजीर कानून ने ये रिएक्शन दिया। अच्छा। बुनियादी तौर पर वजीर कानून का ये मनसब संभालने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो एक इंतहाई अहम मुकदमे में वो जो है उनके वकील हैं परवेज मुशर्रफ के, उन्हें जरूर ये देखना चाहिए था कि क्या वो उनके वकील हुए अच्छा लगारी साहब, आपको लगता है कि मुशर्रफ साहब के ट्रायल में वैसी शफाफियत नहीं रखी गई जो कि रखी जानी चाहिए थे? क्योंकि जस्टिस नजर अकबर ने भी दौरान मुकदमा ये रिमार्क्स दिए कि नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन की तैयारी मुकम्मल है। ये है इसलिए कि प्रोसिक्यूशन ने तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था ना, इसलिए कि हुकूमत के तब्दील होने के बाद प्रोसिक्यूशन की तरजीहात बदल गई थी। जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस वक्त उनका था कि जनाब हम हाई ट्रीजन की तरफ ले जाते हैं और इसको जो वो इमरजेंसी के नफाज को हाई ट्रीजन की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। और उसके बाकायदा उन्होंने रेफरेंस भी दायर किया। अच्छा, रेफरेंस दायर करने के दौरान में जब हुकूमत तब्दील होती है तो हुकूमत की तरजीहात बदल गई। अब वो उस सूरत हाल पर नहीं थी जिस सूरत हाल पर नवाज शरीफ खड़े थे, वहां पर मौजूदा हुकूमत जो है वो उस पोजीशन में थी। इसलिए प्रोसिक्यूशन को इंटरेस्ट वो अपना लूज कर चुका था, बल्कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिफेंस की तरफ से भी, डिफेंस भी यही कर रहा था। डिफेंस में कौन सा वो जिम्मेदारी कर रही थी? जैसे डिफेंस के मेन डिफेंस के जो वकील थे वो तो फरोग नसीम साहब थे। फरोग नसीम साहब ने वकालत छोड़कर उन्होंने तो वजारत कबूल कर ली थी। तो अब कैसे कहा जा सकता है कि इंटरेस्ट दोनों तरफ से इंटरेस्ट का लैक मौजूद है? ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से इंटरेस्ट का लैक मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, आप क्या कहेंगे जो सारी सूरत हाल अब बनी है और हुकूमत की जानिब से भी जिस तरह से अब फैसला वापस ले लिया गया है, क्योंकि हुकूमत को ऐसा लगता है कि हुकूमत को बीच में पुल का किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो मामलात हैं वो अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी लगारी साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल उसी से ही बात ये है कि जब ये मुकदमा इस खुसूसी अदालत में गया है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में इसको परस्यू किया गया, लेकिन उसके बाद इसको किसी काबिल ही नहीं समझा गया इस मुकदमे को कि इसके हवाले से कोई बात कर ली जाए या इस हवाले से कोई फैसला कर लिया जाए। अगर गवर्नमेंट या उनके जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे वो किसी वक्त भी एक दरख्वास्त वहाँ दे सकते थे कि अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब का पर्सनल ग्रज था जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के साथ, और वो उसको उस सेंस में लेके चल रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती थी कि किसी भी तरह से उनका जो ट्रायल है हाई ट्रीजन का वो हो, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी उनसे खसूसी तौर पे मसला रहा था। तो इस सारे तनाजुर में उनके पास
ये एक चांस था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लेटर दिए कि हम अब इंटरेस्टेड नहीं है, इस केस को ना चलाया जाए। अच्छा। तो वो पूरा रेफरेंस विथड्रॉ हो सकता था। ठीक इस है। दरमियान में दूसरा मौका आया जब ये मौका वो था कि जब हमने देखा कि एक जज जो है वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पे जस्टिस वकार अहमद है उनको शामिल किया गया। तो उस वक्त आप जज का नोटिफिकेशन ना करते तब भी बेंच जो था वो खत्म हो जाता और आपको किसी पड़ती। ठीक है। प्रोसिक्यूशन में जाके ये कुछ चीज साबित करते या जो आज वेटरन्स की बातें हो रही हैं वो उस वक्त देते दरखास्त कि जी हम इन लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं, तो इनको भी साथ बुलाया जाए, इकट्ठा ट्रायल कराया जाए। फिर टाइम मिल जाता 5-4 साल का और फिर ये ट्रायल होता, दोबारा से इंक्वायरी बनती, उसमें जो चाहते FIA इनके पास था, जिस तरह से चाहते करवा। इसमें मौजूदा हुकूमत की बहुत हद तक नाअहली हमें नजर आती है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की काफी हद तक नाअहली है। हम अपने अगले क्लिप के जानिब बारी सूरत हाल के बारे में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। लगाई साहब, अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये जो फैसला था, ये इकदाम था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऐसा पैराग्राफ लिखने की आखिर जरूरत ही क्यों पेश आई थी? देखिए, ये पैराग्राफ बहरहाल लिखा गया, ये सबको पता है और इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है। तमाम जो टीवी एंकर्स हैं वो इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं और माहिरीन भी अपनी राय दे चुके हैं और मैं भी पहले अर्ज कर चुका हूं कि देखें, ये किसी तारीख दौर में तो इस तरह का फैसला हो सकता है कि आप इंसान की लाश की बेरहमती करें, और ये हुआ है सलातीन उमैया और हुक्मरान जो थे अब्बासी हुक्मरानों के दौर में, ये हुआ है। देखें, ये हुआ उस वक्त जब एक तो यजीद के दौर में हुआ कि यजीद ने सर कलम करवाए और उनकी बेरहमती की। उसके बाद जो है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करवाया और उनकी लाश जो है वो लटका दी जाकर, और जो है मदीने के बाहर उनकी लाश लटकी हुई थी। और उसके बाद जो है अपना उनके साथ अबू जाफर अल मंसूर के ज़माने में हज़रत नफ्स ज़किया को किया, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, उनका गर्दन कलम की गई और फिर उनकी लाश को 5 साल के लिए लटका दिया था। हालांकि इमाम मालिक बैयत कर चुके थे नफ्स ज़किया की और उसके अलावा इमाम अबू हनीफा उनकी हिमायत कर चुके थे। इमाम अबू हनीफा ने इनकी बैयत नहीं की थी ख़ानदान बनु अब्बास की, बल्कि ख़ानदान बनु अब्बास ने तो उनको जेल में ढक दिया था। अच्छा। वो जेल में ही फौत हुए थे इमाम अबू हनीफा जो हैं। अब ये और इनका यही हुआ था, इमाम अहमद बिन हम्बल को 79 कोड़े लगवाए थे। तो ये उस दौर में तो आप कहें कि जनाब ये हुजूर के साथ लगा हुआ दौर था, उसमें भी इस तरह से तारीख फैसले किए गए और इस तरह के बहिमाना इक़दाम किए गए जिसको कहा जा रहा है कि ये शरीयत है और ये इस तरह के फैसले शरई फैसले हैं। ये तो आज कहा जा रहा है, लेकिन शरीयत का ये सारे का सारा जो पेश करने की कोशिश की जाती है वो गलत है और इनके जहन में भी शायद इस तरह की बात गलत होगी। लेकिन ओवरऑल केस के मेरिट की तरफ जाएं। और फिर दूसरी बात यह है कि अब तो हुकूमत जब बैकआउट कर गई है तो इस फैसले से कि रेफरेंस दायर करना है, तो फिर अब इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जस्टिस वकार सेठ जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वो तो काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे अगर हुकूमत उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं करती है तो। अच्छा लगाई साहब, आने वाले दिनों में अब मुल्की हालात आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों में मुल्की हालात, जाने वाले दिनों में कौन से अच्छे थे कि आज हम कहें कि आने वाले दिनों में कैसे होंगे? हालात वही हैं, नहीं, सारी सूरत हाल की सिर्फ हम फकीरों के दिन नहीं बदलते हैं, बस सिर्फ वजीरों के दिन बदलते हैं। लेकिन लगाई साहब, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था, वो ये था कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए जो अलग अलग कानून होने की बात की जाती थी, अब वो तासुर तो आपको लगता है कि ख़त्म हो गया? नहीं, कैसे खत्म हो गया है? यानी एक फैसले को आप एग्जाम्पल बनाएंगे और एक फैसला जिस तरह से चलाया गया या जिस तरह से चला, अभी क्या था आखिर में उसकी कहानियां बाद में आएंगी ना सामने कि ताकतवर को किस तरह से फैसला हुआ है, तो इसकी कहानियां जब आएंगी तो फिर हम मिलकर बात करेंगे। इसलिए कि इस वक्त तो बहुत सी जो कहानियां उन पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत से वाकयात जो हैं दौरान में उन पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत कुछ तो हम कह पा रहे हैं और बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ वो लगा हुआ है, डंडा किसी ने उठाया हुआ है कि ये बात नहीं करना, लेकिन अब कंडीशंस भी ये नहीं है कि इस वक्त ऐसी बात की जाए। लेकिन इस फैसले में कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे और उसके रिएक्शन पर भी कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट थे, इसलिए रिएक्शन भी आया है।
लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक मुनसिफाना निज़ाम कायम हो गया और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और इंसाफ जो है वो बाजार में मिल रहा है, आपको जाएं और टके सेर के हिसाब से इंसाफ लें। ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा नहीं की। मुझे ब्रेक की जानी पड़ना है, लगाई साहब ब्रेक से आएंगे नाज़रीन तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के 27वें चीफ जस्टिस का हल्फ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज उठा लिया है और वो 1 फरवरी 2022 तक इस ओहदे पर रहेंगे। लगारी साहब, क्या लगता है आपको नए चीफ जस्टिस को किन किन चैलेंजेस का सामना उठाना पड़ेगा? मेरे ख्याल में नए में आ रहे हैं और ऐसे दौर में उन्होंने मुल्क के मुनसिफ आजम की सरबराही संभाली है जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान तकलीफ दह हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान में अदलिया के सामने बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं। एक तो जो जुडिशल एक्टिविज्म था जनरल अपना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में शुरू हुआ था, वो जो है आगे बढ़कर आगे चलकर जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में वो जुडिशल एडवेंचर में तब्दील हो गया था। तो हम दुआ गो हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान में ना हो और पाकिस्तान में कानून और आइन के हुक्मरानी हो, पाकिस्तान में जो भी फैसले हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हों और जज साहबान का पर्सनल विजडम, पर्सनल ख्वाहिश, पर्सनल अगर कोई ज़ाती कहीं उनकी ज़ात कहीं भी ना इन्वॉल्व हो, ये हम सब की ख्वाहिश हो सकती है। और जस्टिस गुलजार के से हम ये तवक्को करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में हक और इंसाफ का बोलबाला करेंगे, वो इंसाफ के आला मयारात कायम करेंगे, वो लोगों की दाद रसी करेंगे और पाकिस्तान में बहुत पेचीदा सूरत हाल जो है उसको ओवरकम करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। हम उनसे नेक तवक्कुआत रख सकते हैं, अच्छी तवक्कुआत रख सकते हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करे और अच्छे फैसलों की तरफ वो जाएं। ठीक है, अच्छा गुलाम मुर्तज़ा से भी बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप क्या समझते हैं कौन कौन से अहम केसेस ऐसे हैं जिनको हल करके नए जो चीफ जस्टिस हैं वो एक मिसाल कायम कर सकते हैं? जी, उन्होंने अपनी जो तरजीहात हैं वो वादे कर दी हैं गुज़श्ता रोज़ ही, और जो बात उन्होंने की थी उसमें उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया था करप्शन का। उनकी नज़र में जो करप्शन है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जो कल उन्होंने कहा था। दूसरी, उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की थी कि 100 मोटो इख्तियारात जो हैं वो भी आइन का हिस्सा हैं। तो जो जस्टिस खोसा के दौर में 100 मोटो इख्तियारात का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि जुडिशल एक्टिविज्म नहीं था, तो अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी गाइडलाइन दे दी है। एक तो वो 100 मोटो इख्तियारात जो हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे। सेकंड ये है कि उन्होंने जो करप्शन के हवाले से बात की है कि करप्शन जो है बहुत बड़ी बीमारी है और पाकिस्तान को इससे पाक करना है। तो करप्शन के हवाले से हम ये फिर देखते हैं कि जो नैब के केसेस हैं या दीगर केसेस हैं तो उन केसेस में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। और करप्शन के हवाले से अगर वो पनामा पेपर्स को उठा लें तो एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, बाकी तकरीबन तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके हवाले से शायद कोई ऐसा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें या उस हवाले से कोई इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी अदालत को जो है करप्शन के हवाले से तहकीकात करने की इजाज़त दे दें या कोई कमीशन कायम कर दें, तो ये बड़ा काम होगा उनका और ये मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि वो उस तरफ जाएंगे। अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में नैब ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मुखालफत कर दी है। लगाई साहब, लगता है आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर जा सकेंगी, अपने वालिद से मिल सकेंगी? तो जाहिर है अभी तो काबीना ने यह फैसला किया है, अगर काबीना उनको जाने से रोक रही है तो फिर उनके लिए दरवाज़ा खुला होगा कोर्ट का। वो लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगी। और अदलिया के अंदर भी एक वो सिनारियो तो शायद नहीं है जो कल तक था या लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जस्टिस खोसा की
जेरी निगरानी एक तरह के फैसले आते थे और जस्टिस गुलजार साहब की निगरानी में या उनकी सरबराही में कुछ दूसरे किस्म के फैसले होंगे। फैसलों के लिए बहरहाल एक चीज बहुत ही रैशनल होती है कि आपने क्या कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया है या आपने कोई अपना जो है वो लॉ ऑफ नेचर को अप्लाई किया है या इस तरह की कोई और चीज की है या किसी ऐसी नज़ीर पर आपने फैसला दिया है। ये बहरहाल बहुत सी चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। हम तो ये समझते हैं कि मरियम नवाज का जाना जो है अगर वो ज़रूरी है तो फिर इसके बारे में जाहिर है वो कोर्ट की तरफ रजू करेंगी। हुकूमत की तरफ से तो उन्हें ना कर दी गई है। सही। अच्छा लगाई साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उन्होंने मीडिया में आकर अपना बयान दिया है और वो ये कहते हैं पाकिस्तान में 2 कानून हैं। वो कहते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का भांजा होने की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया गया। वो कहते हैं मैं तो पुरअमन एहतजाज का हिस्सा था, मैंने कोई गाड़ी जलाई हो या मैंने कोई तोड़ फोड़ की हो तो फिर मेरा इस तरह से मीडिया ट्रायल किया जाता। सिर्फ वज़ीर आज़म का भांजा होने की वजह से मेरा करियर ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये है ना कि मीडिया ने उठा लिया है कि जी देखो देखो ये कौन है। इस तरह से तो जो जिस तरह से वो निशान बना रहे हैं या जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं जी, बहुत से दूसरे वकला भी ऐसे ही कर रहे थे। वो ज्यादा इस तरह बहस में आए कि वो वज़ीर आज़म के भांजे हैं इसलिए जो है मीडिया ने उसको ज्यादा उठाया, ज्यादा उस पर बातें हुई हैं, ज्यादा उस पर शोर मचाया है, ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि जिनसे लगता है कि बस और इशू जो है सारे वकला ने जो कुछ भी किया है उसका सारा वजन जो है इसके ऊपर डाल दिया जाए इमरान खान के भांजे के ऊपर और उनको पकड़कर अगर आप जेल में डाल दें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। समझा ये जाएगा कि जी वकला की तरफ से जो ज्यादती हुई है वो इंसाफ मिल गया। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था। ठीक ये होता कि जो जिम्मेदार बहरहाल जिन लोगों ने जाकर ऑक्सीजन निकाल ली मरीजों ने, जिन लोगों ने जाकर मरीजों के साथ ज्यादती की है, जिन लोगों ने जाकर तोड़ फोड़ की है, जिन लोगों ने आग लगाई है गाड़ियों की, उन लोगों को तो गिरफ्त करना चाहिए। अगर कहीं आप किसी के पास ये फुटेज हो कि इमरान खान के भांजे भी गाड़ी चला रहे हैं या किसी मरीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं या मरीज की ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो जरूर उनको भी पकड़ लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान सामने आया। वो कहते हैं कि पैरा 66 की कोई ऑपरेशनल हैसियत नहीं है और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको लगता है कि इदारों के दरमियान कोई तसादुम होगा तो उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान मैं किसी किस्म का कोई तसादुम होता हुआ नहीं देख रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें भी नजर नहीं आ रहा है इदारों का तसादुम। क्या मतलब है कि क्या अदलिया और जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई झगड़ा खड़ा हो जाएगा? ऐसी सूरत हाल तो यहाँ हुकूमत की तरफ से ही जो जवाब दे दिया गया है कि वो तो इस पैरे की वजह से चीफ जस्टिस लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ भी रेफरेंस दायर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो तसादुम की सूरत हाल नहीं नजर आ रही है। और तसादुम कहाँ होगा, कहाँ कैसे होगा, क्यों होगा? क्या अदलिया और इंतजामिया में कोई बाहमी टकराव होगा? मुझे तो इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। देखें जहाँ यहाँ इस तरह की पोलराइजेशन है ही नहीं। अवाम की तरफ से कोई भी इदारा देख नहीं रहा है, अवाम की तरफ किसी की नज़र नहीं है, अवाम की मुश्किलात की तरफ, उनके दुखों की तरफ, उनके बेरोजगारी के खिलाफ, उनके ऊपर जो गुर्बत छाई हुई उसकी तरफ, या लोगों के अंदर जो अफलास है, तंग दस्ती है, जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूमी है, इस तरफ ना हुकूमत की नज़र है ना इदारों की नज़र है। कोई इस तरफ देख नहीं रहा है, उनको तो इसकी परवाह ही नहीं। आपस में क्यों लड़ेंगे? दाखिली तजादात होते हैं, कहीं कहीं शख्सी होते हैं, वो फिर चीजें ठीक भी हो जाती हैं। पड़ोसी मुल्क भारत का जिक्र कर लेते हैं और भारत में मुतनाज़ कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे कि होगी ये किस किस्म का ये कैसी जमहूरियत है। भारत जो कहा करता है कि हम जमहूरियत के नंबर 1 है और भारत की जानिब से इस तरह से मतलब किया जा रहा है। भारत में तो अवाम रिएक्शन भी कर रहे हैं ना। भारत के अंदर तमाम सूबों में, तमाम सूबाई जो दारुल हुकूमत हैं, वहाँ का जो मरकज़ का दारुल हुकूमत है दिल्ली में और दीगर तमाम शहरों में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और बिला इम्तियाज लोग एहतजाज कर रहे हैं। और उस एहतजाज में महज मुसलमान नहीं है बल्कि अब रियासत और हिंदुस्तानी शहरी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और रियासत ने जो इक़दाम किया उसको लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैं फिर कहता हूँ कि अगर मोदी का दौर आगे बढ़ता है और अगर ये सूरत इसी तरह से आगे चलती है, इस तरह के इत्यादि कवानीन बनते हैं, इस तरह से आईनी तरामीम आती हैं, जिस तरह से जो है वो मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिस तरह से कश्मीर का मामला हुआ है, तो इंडिया नहीं रहेगा। इंडिया बाकी एक रियासत के तौर पर नहीं रहेगा। और ये तासुर गलत है कि इंडिया हमेशा एक एंटिटी रहा है। इंडिया कानून से नरेंद्र मोदी ने खुद अपने लिए मुश्किलात मजीद खड़ी कर ली हैं।
यकीनन ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर दी हैं, वो तो कोई इतना काबिल जिक्र शख्सियत भी नहीं है और तारीख में मोदी का इस तरह से नाम भी नहीं रहेगा। उसने हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, हिंदुस्तान की बका के लिए और सालमियत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इंडिया अगर मोदी आगे चलता है तो इंडिया एक मुल्क के तौर पर बाकी नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। लगाई साहब, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली शुरू हो गई है और टेस्ट का तीसरा दिन है। पाकिस्तान की जानिब से शानदार बैटिंग जारी है और आप जिस तरह से आज मैच की जो सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको खुशी है लगाई साहब के शहर कायद कराची में, यानी जहां हम रहते हैं, वहां पर क्रिकेट बहाल हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है और इस बात का दुख है कि मैं अपने शहर में हूँ नहीं और मैं इस इवेंट को नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने बस मीडिया पर ही देखा है और ये हमारा एक सेंचुरी बनाई है, आबिद अली ने तो 174 रन बना लिए। जी बिल्कुल ऐसा है कि बहुत दिली तमन्ना थी कि हम भी अपने शहर में इस एक्टिविटी को बहाल होता देखते और अब देख रहा है हमारे शहर के लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। हमारे यहाँ ये एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है कि रियासत ने ये तय किया कि दहशतगर्दी को खत्म करना है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के नतीजे में हमारी दूसरी एक्टिविटीज बढ़ेंगी जिनको दहशतगर्दी ने रोक रखा था। हमारे इजहार के तमाम जो जराए हैं उनको रोक रखा था, हमारे लोगों के खुशियों के जराए को रोक रखा हुआ था दहशतगर्दी ने। अब जाहिर है दहशतगर्दी खत्म हो रही है, लोगों की एक्टिविटीज बाहर आएंगी, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होंगी, एंटरटेनमेंट में होंगी, नई फिल्में आएंगी, नए ड्रामे बनेंगे, नई चीजें आएंगी, बहुत सी नई चीजें होंगी। ठीक है, गुलाम मुर्तजा से भी पूछते हैं। गुलाम मुर्तजा, इससे पहले वाला मैच तो रावलपिंडी में हुआ था, आप इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही एक सेहतमंद सरगर्मी का आगाज़ पाकिस्तान में दोबारा से हुआ है और ये कोशिशें ज़ाहिर है कि इसमें जहां पीसीबी का अमल दखल है, हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल है और सबसे अहम अमल दखल जो सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का है। फिर उसके साथ हम ये अगर जिक्र न करें कि श्रीलंका की खसूसन बिलखसूस एक मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, जो उन्होंने इस बार भी साबित की है कि इतने ममालिक जो हैं उनको दावत थी और बहुत जगहों पे कहा जा रहा था कि ये मैचेस होने चाहिए, तो श्रीलंका ने सबसे पहले हामी भरी और श्रीलंका इस टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आया। क्रिकेट के शायकीन समेत पाकिस्तान का बच्चा इस लिहाज से बहुत खुश है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और इसमें जो भी लोग जिनका किरदार है काबिल तहसीन है, वो हमारे अदारे भी सिक्योरिटी के, हमारे लोग भी, हमारे खिलाड़ी भी, हमारा पीसीबी भी और हमारी ही मौजूदा हुकूमत भी, क्योंकि इस तरह से ये सेहतमंद सरगर्मी अब जो शुरू हुई है इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी और आइंदा साल ये भी ऐलान हुआ है कि जो बाहर हो रहे थे PSL वो इस मरतबा तमाम पाकिस्तान में होंगे। तो ये बहुत खुशाइंद है, बिजनेस भी होता है। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं ये बहुत ही खुशाइंद है और प्रोग्राम का इख्तिताम के पाकिस्तान में इसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल रहे। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तजा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।